संशोधन बिल 2024 पर जेपीसी गठित हो गई है। इस जेपीसी में लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सांसदों को शामिल किया गया है। वक्फ बिल पर अगले संसद सत्र में रिपोर्ट सौंपेगी जेपीसी। अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते में जेपीसी की तरफ से, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अरुण भारती, इमरान मसूद ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जेपीसी के सदस्य हैं। नासिर हुसैन, निशिकांत दुबे जेपीसी में शामिल हुए हैं। अपराजिता सारंगी, तेजस्वी सूर्या जेपीसी का हिस्सा है। इसके साथ ही लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10 सांसद इसका हिस्सा है, क्योंकि पहले ही कल किरण रिजिजू ने जब अमेंडमेंट बिल को सामने रखा, विपक्ष की तरफ से हंगामा हुआ, तो किरण रिजिजू ने प्रस्तावित कर दिया कि इस मामले पर जेपीसी का गठन कर दिया जाए। ओम बिरला ने कहा कि हम इस पर जेपीसी गठित करते हैं और उसमें सभी पार्टियों को शामिल किया जाएगा ताकि सभी का रिप्रेजेंटेशन इसमें रहे। अब जेपीसी का गठन कर दिया गया है, जिसमें लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10 सांसद इसका हिस्सा है। और क्योंकि विपक्ष इसको लेकर लगातार हंगामा कर रहा था, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से सवाल उठाए गए थे, वही असदुद्दीन ओवैसी अब जेपीसी का हिस्सा है। अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते में जेपीसी वक्फ बिल को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसमें तमाम प्रावधानों को शामिल करेगी। वक्फ बिल में जो संशोधन किए गए उसमें कुछ अहम बदलाव हैं, फिर चाहे वो महिलाओं की एंट्री को लेकर हो, गैर मुस्लिम 2 मेंबर्स का जिक्र हो, और इसके साथ ही जो अधिकार वक्फ बोर्ड के रहे किस तरीके से उसमें बदलाव किया गया है। बदलाव कुछ इस तरीके से है कि पहले जो सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती थी, अब उसके बाद उसे सिविल कोर्ट, साथ ही हाई कोर्ट में भी अपील का दायरा उसका बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही जो मैंने मेंबर्स का जिक्र किया, इस तरीके के भी बदलाव हैं। ये तमाम बातें इस अमेंडमेंट बिल के साथ किरण रिजिजू ने कल सदन में रखी थी और उसके साथ साथ हो हल्ला हंगामा हुआ। जेपीसी को गठित करने का प्रस्ताव किरण रिजिजू की तरफ से रखा गया था और अब जेपीसी गठित कर दी गई है। नासिर हुसैन, निशिकांत दुबे, अपराजिता सारंगी, तेजस्वी सूर्या, अरुण भारती, इमरान मसूद, असदुद्दीन ओवैसी, ये सब इस जेपीसी का हिस्सा हैं। वक्फ संशोधन बिल 2024 के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 मेंबर्स को हिस्सा बनाया गया है, उनको शामिल किया गया है। और अगले सत्र के पहले हफ्ते में ये ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। उन तमाम प्रावधानों पर यह रिपोर्ट मेंशन होगी जिनका जिक्र इस अमेंडमेंट बिल में किया गया है। वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल है 2024 का, इसमें बहुत सारे बदलावों की बात की गई थी। अब उनको रिव्यू करके ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी अपनी रिपोर्ट संसद के अगले सत्र के पहले हफ्ते में सौंपने वाली है। अक्षय मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, जेपीसी का गठन होना था, ये तो कल तय ही हो चुका था। ऐसे में आज 20 मेंबर्स लोकसभा के, 10 राज्यसभा के, कुछ नाम हमारे पास हैं। अगर आपके पास इन नामों की और डिटेल्स हैं तो जरा साझा करें, कौन कौन शामिल है इसमें? देखिए, जिस तरह से वक्फ बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है, जेपीसी का गठन कर दिया गया है और जेपीसी गठन करने का निर्णय जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू ने कुछ देर पहले ही घोषणा की है। साफ तौर पर है कि ये कमेटी किस तरह से चर्चा करती है, किस तरह से रिकमेंडेशन देती है, इस पर निर्भर करता है। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट दी थी जिसमें कि इमरान मसूद, नासिर हुसैन, गौरव गोगोई उसमें शामिल थे और मोहम्मद जावेद का भी उसमें नाम है जो कांग्रेस के सांसद हैं बिहार से। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इसमें खुद शामिल रहेंगे और तमाम चर्चा इसमें की जा सकती है कि किस तरह से इसमें अमेंडमेंट किया जाना है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये विरोध करता रहा है कि जिस तरह से ये बिल लाया गया है ये संविधान के विरुद्ध है, इसमें तमाम खामियां हैं, इस पर इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। और क्योंकि बीजेपी के पास खास करके राज्यसभा में बहुमत नहीं था, इसलिए हालांकि जेडीयू और टीडीपी ने इस बिल का समर्थन किया था, लेकिन उसके बाद सरकार ने फैसला किया कि उसको अब हम जेपीसी में भेज रहे हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी कि किस तरह से इस पर आगे बढ़ना है। ये माना जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में जो तमाम बदलाव की बात सरकार कहती रही है, खास करके जो अवैध संपत्तियों पर सरकार की नजर रही है, दिल्ली में भी 123 से ज्यादा जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड के
में है, वक्फ बोर्ड में है, और ये कहा जा रहा है कि उन संपत्तियों पर जो अनाथालय बन गए थे, तमाम जो सुख सुविधाएं देनी थी, खास करके माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को, वो दे करके नहीं, बल्कि वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज को शुरुआत कर दी गई। दूसरी चीज की वो जमीनें जो रही हैं वो पूरी तरह से विवादित रही है। इसमें अक्षय, दो चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी। ये तो तय है कि कहीं ना कहीं ये बिल अटका क्योंकि राज्यसभा में अंक गणित की दिक्कत सरकार को है, और इसके पीछे की वजह और रणनीति यही मानी जा रही थी कि जेपीसी प्रस्तावित कर दी जाए। अब अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते में जेपीसी अपनी रिपोर्ट देगी। जाहिर बात है कि सरकार की स्ट्रैटेजी इसके पीछे क्या है, राज्यसभा में अगले सत्र तक अपने नंबर गेम को बेहतर किया जाए ताकि इस बिल को पास करने में कोई समस्या ना हो, जो अंक गणित अभी पूरा होता हुआ नजर नहीं आता है। क्या ये रणनीति समझी जाए सरकार की? पूर्णिमा, आपने बिल्कुल सही कहा। एक चीज तो ये है कि 12 जो राज्यसभा के जो टेंडर खत्म हुए थे या तो वो लोकसभा में रिलेक्ट हो गए थे, उनकी सीटें खाली हुई थी, और 3 सितंबर को ये कहा जा रहा है कि चुनाव होना है। वो 3 सितंबर को उसकी गणना भी हो जाएगी। 12 जो राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी कोशिश कर रही है कि उसमें अधिकतर सांसदों को अपने पाले में लाया जा सके, अपनी सीटों को जीता जा सके। अगर ऐसा हुआ तो 4 सीटें अभी राज्यसभा में बीजेपी के पास कम हो रही है, एनडीए के पास कम हो रही है, तो वो निश्चित रूप से आंकड़ा बढ़ जाएगा, और जेपीसी का गठन एक तरफ से सरकार की रणनीति को भी समझी जा सकती है कि जेपीसी में भेज करके उन्होंने अपने लिए एक समय हासिल कर लिया है, लेकिन अब ये डिसाइड जरूर करना होगा सरकार को कि जो अगले सदन में आएगा उसमें विपक्ष। चलिए, कुल मिलाकर जेपीसी में कौन कौन शामिल होगा वो नाम सामने आ चुके हैं। लोकसभा के 20, राज्यसभा के 10 मेंबरात इसमें शामिल रहेंगे, और अगले जो संसद सत्र होगा उसके पहले हफ्ते में जेपीसी अपनी रिपोर्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर अपनी सौंपेगी।